हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। जो आपका अकाउंटेंसी का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशंस के द्वारा जो लिया गया था, तो बिजनेस स्टडीज़ की हमने फुल आंसर की आपको प्रोवाइड करवा दी है। तो अकाउंटेंसी की जो है आंसर की उसका ये पार्ट फर्स्ट है। तो कुछ पार्ट्स में आपको ये आंसर की प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिनको कि काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने के बाद ही जो है आंसर बताने का फ़ायदा है। क्योंकि जो आप अब गलती कर चुके हो, आगे नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो, इस चीज़ के लिए आपको उस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से जानना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से बिल्कुल समझा के क्वेश्चंस के आंसर को बताया जाए, ताकि आगे आपकी कोई गलती ना हो। तो 41 से ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्योंकि 40 तक जो क्वेश्चन है वो जनरल लेवल के हैं। ठीक है, 41 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और बिल्कुल 100% आपको एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड करवाने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट लगता है, क्योंकि देखो ह्यूमन एरर आपको भी पता है, अगर आप पढ़ते हो अकाउंट्स तो एरर्स तो ह्यूमन से होती ही हैं। तो अगर आपको कोई भी एरर नज़र आए तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम उसका ज़रूर कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा है, ठीक है, ये नहीं है कि बिल्कुल ऊपर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। इवेंट्स क्या होती हैं हमारी? तो देखो, ये ABCD इन पार्ट को लिस्ट बी के साथ मिलाना था। तो बुक कीपिंग तो आपको पता ही है। बुक कीपिंग क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूट्स एज ए बेस फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए एक बेस तैयार करती हैं, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स वर्थ, ये क्या दे रखी है? एक ट्रांजैक्शन दे रखी है। इवेंट्स क्या होती है? उस ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट्स निकल के आता है उसको हम इवेंट्स कहते हैं। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज आर द इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अगर इंटरनल यूजर की बात की जाए तो मैनेजमेंट आता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। ये जो है आपका पेपर कोड ए की आंसर की है, ठीक है। सो क्वेश्चंस आप मैच कर सकते हो। क्वेश्चन सभी के सेम थे, किसी के ऊपर नीचे मेंशन है बस, ठीक है। प्रोफेशनल पीपल लाइक डॉक्टर, लॉयर असर्टन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अंडर। तो देखो, आपने जब अपना कैश बेसिस पढ़ते हो, आप सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ते हो, वहाँ पे कैश बेसिस को फॉलो किया जाता है। और प्रोफेशनल पीपल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब क्या करते हैं? कैश बेसिस या फिर एस्टिमेट बेसिस पे भी जो है एस्टिमेशन लगाते हैं हर एक चीज़ के, कि इतना कॉस्ट आए, इतना हमारा। और अगर बड़े लेवल पे है तो एक्यूरेल बेसिस पे भी। तो इसके लिए हम कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन गिवन है मोर देन वन ऑफ द अबव। अगर मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं होता तो हम कैश बेसिस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते थे, बट इसका ऑप्शन नंबर डी मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। Which of the qualitative characteristics of accounting information is reflect when accounting information is clearly present? तो कौन सी क्वालिटेटिव है? ये सारी की सारी हमारी क्वालिटेटिव हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए डाटा। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाटा आपने प्रिपेयर कर दिया, जी नहीं, रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब है हर एक चीज़ को अगर कोई कहे तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर वाउचर होना चाहिए, प्रॉपर उसके लिए आपके पास वैलिड डाटा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, प्रीपेड रेंट अकाउंट इज ए। प्रीपेड रेंट, तो देखो अगर रेंट अकाउंट की बात की जाए तो आप नॉमिनल कह सकते हो, लेकिन प्रीपेड रेंट है तो कौन सा हो जाएगा हमारा? पर्सनल। और पर्सनल में भी कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, इकोनॉमिक्स लाइफ ऑफ एन इंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिकल इंटरवल एज पर। तो कौन सा हमारा जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो हमारी इंटरप्राइजेज के जो इकोनॉमिक लाइफ है उसको हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? पीरियड्स में। और इसीलिए हम क्या बनाते हैं? जो अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, क्योंकि उसको पीरियड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वन ईयर के पीरियड में, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, द पॉलिसी एंटिसिपेटिंग नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज अराइज ड्यू टू। देखो, प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करते लेकिन लॉस को कंसीडर करके चलते हैं। ये हमारा कौन सी कन्वेंशन कहती है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस भी नाम आपका आ सकता है, क्योंकि दोनों सेम के ही नाम है, ठीक है।
उसके बाद है 47, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम ए सप्लायर इज नॉट टेकन एज इनकम और सेल्स, दिस कमेंट इज बेस्ड ऑन। तो देखो अगर एडवांस रिसीव होती है तो उसको उसकी कोई एंट्री क्यों नहीं करते हम, उसको एज ए इनकम क्यों नहीं लेते, ठीक है, उसको लाइबिलिटी क्यों कंसीडर करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस ईयर की हमें एक्सपेंसेस लेनी है उसी ईयर की हमें क्या लेनी है, इनकम लेनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। रियल एंड नॉमिनल अकाउंट आर मेंटेन इफ बुक आर कीप रिकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये तो बिल्कुल अपोजिट बात कह दी, क्योंकि जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम करते हैं तो ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स को लेकर चलते हैं। कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज असर्टेनिंग बाय प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट, जी नहीं, कैश अकाउंट का बैलेंस लेते हैं। फॉर असर्टिंग नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू नेट वर्थ मेथड ऑफ सिंगल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता, वहाँ पे क्या बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट गिवन नहीं है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप राइट आंसर तभी दे पाओगे जब आपको हर एक ऑप्शन के बारे में पता होगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी इसमें मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन इसीलिए डाला गया है क्योंकि दो स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकती हैं, एक भी करेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो इससे क्या है, स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है ये ऑप्शन डालने से। द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंसेज, ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाया जाता है, लोकेटेड एरर ऑफ कमीशन, लोकेटेड एरर ऑफ प्रिंसिपल, लोकेटेड क्लैरिकल एरर। तो ओनली क्लैरिकल एरर इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं क्लैरिकल अगर एरर है तो उसका हम पता लगा सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल और कमीशन जो है एरर फाइंड नहीं होंगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, लेजर बुक इज पॉपुलरली नोन एज। तो लेजर बुक को हम देखो, लेजर बुक जो हमारी होती है उसको सेकेंडरी बुक के नाम से भी जानते हैं, प्रिंसिपल बुक के नाम से भी जानते हैं, लेकिन सब्सिडरी बुक्स तो हमारी कौन सी हो जाती है, जर्नल को बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये भी कहीं, क्योंकि अकाउंट्स आ गया तो अकाउंट्स तो आपका लेजर से रिलेटेड होता है। तो क्योंकि दो तो बिल्कुल 100% राइट है, तो मोर देन वन ऑफ द ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू when the amount deposit by the customer exceed his withdraw it indicates as overdraft। तो अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो शायद डिपॉजिट अमाउंट ज़्यादा दिया हुआ है विड्रो से, तो उसको ओवरड्राफ्ट नहीं बोलते। ओवरड्राफ्ट कब होता है, जब विड्रो ज़्यादा कर लिया जाए और हमारा डिपॉजिट कम हो, यानी कि अपोजिट दिया हुआ है। और ट्रू पूछा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आएगा नहीं। एट द एंड ऑफ ईच ईयर द बैंक प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जी नहीं, ज़रूरी नहीं है एंड ऑफ ईच ईयर हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करें, क्योंकि इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ पासबुक एंड कैश बुक ऑफ कैश बुक, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक का कौन सा कॉलम लिया जाता है, बैंक कॉलम लिया जाता है। पासबुक ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, जी नहीं, पासबुक डेबिट बैलेंस भी शो कर सकती है। कब शो करेगी, जब हम ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले लेंगे। तो इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स, फेवरेबल बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस की कैश बुक का होता है तो कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, while preparing bank reconciliation statement balance as per passbook will have to be dash or balance as per cash book dash by the amount of direct payment by customer into traders account with the bankers। यानी कि जो ट्रेडर्स है वो डायरेक्ट पेमेंट कर देता है बैंक को, ठीक है। तो हमारी जो कैश बुक है उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और बैंक का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि बैंक में पैसा जमा करवाया है डायरेक्ट, तो हमें तो पता नहीं है, तो हमारा तो कम ही रहेगा, किससे, बैंक के से, और बैंक का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उतने रुपए से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54,
For charging depreciation on which of the following assets that depletion method is adopted, तो डेप्रिशिएशन चार्ज किया जाता है एसेट्स पर, कौन सी एसेट्स इसके अंदर आती हैं जहां पर हम क्या अडॉप्ट करते हैं, डिप्लेशन। तो इसके लिए आपने पढ़ा भी होगा कि कोयले वगैरह की जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो ज़मीन से निकाले जाते हैं वहां पर डिप्लेशन मेथड लगाया जाता है। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, सॉफ्टवेयर, इन पर हम क्या लगाते हैं, डेप्रिशिएशन लगाते हैं। ठीक है, तो इसका नन ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद है 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो, कैपिटल रिजर्व इज नॉर्मली क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट, बिल्कुल गलत है। क्यों, कैपिटल रिजर्व किससे प्रिपेयर किए जाते हैं, कैपिटल प्रॉफिट से। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल रिजर्व, जी नहीं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व किसका एग्जाम्पल होता है, हमारा स्पेसिफिक रिजर्व का। जनरल रिजर्व कैन बी यूज्ड ओनली फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, जनरल रिजर्व को ओनली सम स्पेसिफिक पर्पस, जी नहीं, जनरल रिजर्व को हम यूज़ स्पेसिफिक पर्पस के अलावा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो हमारा जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, जो कि और बहुत सारे जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, बहुत सारे रिजर्व जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं उनको उसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरल रिजर्व को हम अदर यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट गिवन नहीं है। If the due date is a public holiday, what will be the due date of the bill? तो ड्यू डेट क्या होगी, अगर पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले की ड्यू डेट मानी जाएगी। ग्रेस पीरियड कितना होता है, 3 डेज का, लेकिन अगर पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले का आपका माना जाता है। और अगर एकदम से छुट्टी हो जाती है, अचानक किसी की डेथ हो जाती है, किसी लीडर्स की, तो नेक्स्ट डे आपकी क्या मानी जाती है, डेट ऑफ ड्यू डेट मानी जाती है। तो प्रीसीडिंग डे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, एंड डिसऑनर ऑफ ए डिस्काउंटिंग बिल विच अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय ड्रोवर। देखो, अगर हमने बिल डिस्काउंट कर रखा है तो क्रेडिटेड किसको करेगा, ड्रोवर। तो ड्रोवर वैसे तो देखो ड्रोवी को क्रेडिट करता है, लेकिन अगर हमने डिस्काउंटेड किया हुआ बिल हमारा डिसऑनर हुआ है तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि उस टाइम पे फिर क्या एंट्री होगी हमारी, ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वरना हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीआर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ड्रोवी को बोल गई सॉरी। ड्रोवी तो हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, लेकिन बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर हमने बैंक से क्या करवा रखा है, डिस्काउंटेड करवा रखा। अगर डिस्काउंटेड नहीं करवा रखा होता तो बैंक की जगह पे हमारा क्या आता, बीआर अकाउंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ड्रोवर एंड पे ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज द सेम पर्सन। किस सिचुएशन में जो ड्रोवर है और जो पेई है वो सेम हो सकते हैं। तो किस सिचुएशन में हो सकते हैं, जब ड्रोवर अपने पास ही बिल को रख लेता है मैच्योरिटी के टाइम पीरियड तक, तो उस टाइम हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ड्रोवर और पेई सेम होता है, क्योंकि ड्रोवर ही लिख कर देता है, और अगर वो अपने पास ही रख लेता है तो पेई भी वही बन जाता है। लेकिन डिस्काउंटेड करवाता है तो बैंक बन जाता है, एंडोर्स्ड करवाता है तो पेई भी कोई और अदर पार्टी बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, कंसाइनमेंट स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑफ कंसाइनर ऑन एसेट साइड एट। तो कंसाइनर स्टॉक को अगर हम बैलेंस शीट में लिखते हैं कंसाइनर ऑन एसेट साइड, तो इनवॉइस प्राइस में से स्टॉक रिजर्व का जो है वो लेस करके लिखते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अब्दुल एंड बिनी एंटर इनटू ए ज्वाइंट वेंचर फॉर परचेज ऑफ सेल ऑफ स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, अब्दुल परचेज स्मार्ट बोर्ड कॉस्टिंग 10 लाख, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस 1 लाख, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 1 लाख। तो देखो 12 लाख रुपए का इस पर खर्चा लग गया, और कह रहे हैं कि 20% हमें क्या चाहिए, मार्जिन चाहिए सेलिंग प्राइस के लिए। तो सेल्स वैल्यू पूछी गई है। तो देखो 12 लाख रुपए हमारी कॉस्ट कितने की है, 100% की, हमें कितनी निकालनी है, 120 की। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 14,40,000, जो कि किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई।
सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन गिवन हैं, तो पेपर को अच्छे से ढंग से समझ के, अच्छे से सभी क्वेश्चंस के आंसर को एनालाइज़ करके तभी आपको आंसर की प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि कोई भी आंसर आपका रॉन्ग ना हो। थैंक यू सो मच।